खुशामदीद नाजरीन और ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद अब हमारी बारी है रमज़ान के इंतहाई अहम तरीन और बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट रमज़ान घराना की। और हमारी आज की इस घराना महफ़िल में जिन बाप बेटे को हमने दावत दी है, दोनों ही अपने अपने शोबों के इंतहाई अहम तरीन मकसद में लगे हुए हैं। एक ने ज़्यादातर समाजी खिदमत को अपना शोबा बनाया है और दूसरे ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में लेने की कोशिश की है। तो इस मिक्स एंड मैच को की गुफ्तगू जो है इनसे जारी रहेगी, लेकिन यकीनी तौर पर हमारे आगाज़ में हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे उन करम फरमाओं की जिनकी इश्तराक से ये लाइव ट्रांसमिशन आप सब तक पहुँच रही है, उनका नाम मैं लेना कभी ना भूलूँ। तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर्स जिनके इश्तराक से हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन आप तक पहुँच रही है। नाज़रीन किराम, रमज़ान घराना में आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और समाजी शोबे में और ख़ास तौर पर कुतियाना मेमन एसोसिएशन के समाजी खिदमात की बात करूँ तो आप एक नहीं कई कमिटीज़ को हेड कर रहे हैं। आपने कुतियाना मेमन मेडिकल बोर्ड के आप बड़े ही कीन और सीनियर मेंबर्स में से एक हैं। डायलिसिस डिपार्टमेंट है, आप उसके कन्वीनियर हैं। कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के आप ट्रेजरर हैं, कुतियाना मेमन वॉलंटियर कॉर्प्स के, और KMA की मैनेजिंग कमेटी का रुकन है, वोकेशनल सेंटर के चेयरमैन हैं, शादी मदद के चेयरमैन हैं और न जाने कितनी दूसरी कमेटीज़ के साथ कहीं ना कहीं मोहतरम हाजी उस्मान परदेसी साहब के साथ शाना बशाना खिदमत में मशगूल हैं जनाब मोहम्मद अकील गाड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकील भाई बहुत शुक्रिया आज के वक्त में, क्योंकि रमज़ान में इफ्तार से पहले के इस टाइम में तमाम ही मेहमानों की कोशिश होती है, बल्कि आप जैसे मेहमान तो मुख्तलिफ जगहों पर किसी न किसी अंदाज में मसरूफ़ भी रहते हैं इंसान की खिदमत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप, हमारे साथ बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी, अपने प्रोग्राम में बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। अली गोडल का बहुत शुक्रिया, मेमन TV HD का माशाल्लाह जिस तरह से वो आगे बुलंदियों को छू रहा है, अमेजिंग, ज़बरदस्त। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके फरमा बरदार साहबजादे किसी आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में थामे और इनसे भी बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू इस एतबार से कि आज नौजवानों के लिए रोल मॉडल के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप 3D एनिमेटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, AI की तरफ से को भी समझने की कोशिश करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ मुंसलिक हैं, फ्रीलांसिंग भी करते हैं। इस छोटी सी उम्र में बहुत सारे काम कर चुके हैं और बहुत कुछ करने का अज़म लिए हुए हमारे साथ मौजूद हैं शाह सुनैन गादिर। शाह सुनैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और आज के इस स्टूडियो में वालिद मोहतरम के साथ बैठना। शायद इससे पहले आप स्कूल में ही बैठे होंगे, आज आप स्टूडियो में बैठे हैं हमारे साथ। तो मैं आगाज़ आपसे करूँगा शाह सुनैन, क्योंकि अब्बू की समाजी खिदमात के हवाले से का एक तवील सफ़र है, लेकिन मैं चाहूँगा कि शाह सुनैन जो है उसके दादा के बारे में मैंने सुना और जो अभी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई। नाज़रीन कराम, किस तरह से एक जीन जिसे हम कहते हैं ना कि एक जो शौक़ होता है ना वो ट्रैवल करता है हमारी विरासत के अंदर। तो आपने नाम सुना होगा और हम ही नहीं, हमें प्राउड है मोहतरम मरहूम अब्दुल गफ्फार गाडित फ़ोटोग्राफ़र। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा नाम फ़ोटोग्राफ़ी की हिस्ट्री का। आज से 27 साल कबल तो इनका इंतकाल हुआ है, लेकिन इससे पहले तमाम सरकारी प्रोटोकॉल्स में, तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में, प्रेस के हवाले से देखा जाए एक बहुत बड़ा नाम, बड़े नामवर हमारे हुक्मरानों के साथ इनका करीबी रिश्ता रहा था। और मैं कहूँ कि शायद ऐसे ही वो लोग हैं जिनकी नेक्स्ट अगली नस्लें इतनी ही जो है वो समझदार और बासलाहियत हुआ करती हैं। तो ये तोहफ़ा आपको मिला एक्चुअली आपके दादा की वरासत से है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, शौक़ कब पैदा हुआ आपको शाह सुनैन? जब शौक़ मुझे पैदा हुआ बीच में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में काफ़ी मुझे टाइम मिल रहा था कि कुछ ना कुछ करने का, क्योंकि इससे पहले तो पढ़ाई में पूरा दिन गुजर जाता था, तो कुछ खुद को पहचानने का ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था। लॉकडाउन में जब हम फारिग हुए, पूरा दिन घर पे होते थे, मैंने सोचा कि अब मैं अपने लिए कुछ करूँ जिसमें मुझे मज़ा आए, क्योंकि पढ़ाई में बस कर रहे होते थे, इतना मज़ा नहीं आ रहा होता था। तो लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब पे एक्सप्लोर किया, तो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए, व्लॉग्स बनाना शुरू किए।
उसके बाद मुझे इमरान अली दीना GFX मेंटर के नाम से मशहूर है, उनसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी ऑनलाइन ही सीखी जी, यूट्यूब से ही, मतलब यूट्यूब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखी। इसके बाद सैलानी में कुछ कोर्सेज आए, वो फ्री में कोर्सेज करा रहे होते थे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई, वहाँ से फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का प्रॉपर मैंने कोर्स किया 6 महीने का। फिर इसके बाद फिर मुझे काम भी शुरू किया मैंने, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फ्रीलांसिंग की और अच्छे पैसे मिलना शुरू हुए। तो मैंने बोला अब ये काम तो करना चाहिए, पैसे मिलना शुरू हो जाए। और मेरे बच्चे को जब पैसे कमाने का जुनून पैदा होता है ना, तो नाज़रीन मैं कहता हूँ कि पैशन के साथ, अब तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ये देखिए एक बच्चा जो है, कम उम्र बच्चा जो है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से एक कारोबार शुरू कर देता है, यानी कि फ्रीलांसिंग का काम शुरू करता है सिर्फ अपनी सलाहियतों के और अपने शौक के बलबूते पर। फिर ट्रैवल कैसे हुआ? इसके बाद अच्छा, इससे पहले मैं बताऊँ कि कोर्स करने से पहले मैं अपने इलाके में कुछ वो इंस्टीट्यूट थे, वहाँ जाके मैं देखता था कि कितने के कोर्सेज हो रहे हैं। जी। और वहाँ काफ़ी महंगे कोर्सेज हो रहे होते थे। मैं बोला यार इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जी। तो यूट्यूब से ही सीखते हैं। फिर जब सैलानी ने ऑफ़र किया तो वहाँ मैं गया और बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया। मतलब उन्होंने ऐसा सिखाया कि इंस्टीट्यूट के लेवल का सिखाया, ऐसा नहीं कि बस फ्री में पढ़ा रहे तो ज़बरदस्ती का बस बच्चों को पढ़ा दो। और वहाँ पे सबके लिए होता था ये कोर्स, सिर्फ वो ज़रूरतमंदों के लिए नहीं, बल्कि मिडिल क्लास और सब कोई भी आ सकता है, वो जिसको बस आपको सीखने का शौक होना चाहिए। बस अच्छा, आपने जो है सैलानी का एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया था और उसमें टॉप 15 लोगों को लैपटॉप अवार्ड दिया गया था, 15 विनर्स उसमें से, आप उसमें शामिल थे? जी, मुझे इसमें भी शामिल। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा था हमारा। क्या था उसमें, आपने क्या बना के दिया था? इसमें मैं बताता हूँ, वो क्या नाम है, एक्सपो सेंटर पे पूरा उन्होंने कॉम्पिटिशन रखा था, सारे बच्चों को बुला के सब अपने अपने लैपटॉप लेके आए थे घर से। उन्होंने हमें 2 टॉपिक्स दिए। एक था कि आपको कितने बच्चे होंगे तकरीबन उसमें? तकरीबन अच्छा, इससे पहले एक टेस्ट लिया था उन्होंने, उसमें बहुत सारे बच्चे थे। जी। उन टेस्ट के बाद कुछ सिलेक्शन सिलेक्शंस हुई थी, उनका कॉन्टेस्ट ऑडिशन हुआ पहले, इसके बाद ऑडिशन हुआ, मेन कॉन्टेस्ट हुआ जी। फिर इसके बाद 15 जो सिलेक्ट हुआ उनको ये विनर लैपटॉप दिया गया। जी, लैपटॉप दिया गया। क्या प्रोजेक्ट क्या था? आपको दो टॉपिक्स दिए थे, एक कोरियर या IT से रिलेटेड आपको पूरी ब्रांडिंग करनी थी, ठीक है। यानी इनकी लोगो डिज़ाइन, नेम सिलेक्शन, लोगो डिज़ाइन, कार्ड डिज़ाइन, जितनी भी ब्रांडिंग में सारी चीज़ें आती है ना, वो सब आपको बनानी थी 5 घंटे का टाइम। नई कंपनी शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तमाम चीज़ें हमें 5 घंटे के अंदर करनी थी। 5 घंटे उधर ही लाइव। अब शुरू में तो हमें लगा 5 घंटा टाइम है, आराम से हो जाएगा। जब करते करते टाइम गुजरता गया, टाइम कम होता गया, स्पीड में हमने काम किया, बस 5 घंटे में किसी तरह हमने कंप्लीट कर लिया। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, लेकिन हम थे इंडिविजुअल, सब अलग अलग थे। समझ रहा हूँ जी। हमने काम शुरू किया, 5 घंटे में इसको ख़त्म किया। फिर इसके बाद जजेस आए, उन्होंने चेक किया काम, तो जजेस से तो अच्छा रिस्पांस आया, लेकिन जज ने मुझे थोड़ा डरा दिया था कि आपकी बहुत सारी गलतियाँ हैं और ये वगैरह। मुझे मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि शायद हो भी जाए, शायद ना भी हो। सही। फिर जब अनाउंस हुआ तो उसमें मेरा नाम अनाउंस हो गया। और ये वो खुशी तो है, वो इतनी होती है, क्योंकि कई जगहों पे जब कुछ चीज़ों की उम्मीद कम और फिर आपको जब वो रिस्पॉन्ड मिलता है और आपको वो इनाम मिल जाता है, या आप विनर गिरदान दिए जाते हैं, तो उसकी बात ये अलग होती है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, तो मैं चाह रहा हूँ अभी थोड़ा सा अकील साहब को थोड़ा सा और आराम करने दूँ, आखिरी सवाल भी पूछ लूँ। आपका फैमिली पैशन, आपके, मैं अगर दादा की बात करूँ, मोहतरम अब्दुल गफ्फार गाड़ी साहब की, मैं इनको खराज तहसीन इसलिए भी पेश करना चाहूँ कि उन्हीं के 2 सपूत आज, उन्हीं की फैमिली आज घराना मेरे साथ मौजूद है, कि ये उन फोटोग्राफर्स में से थे जिन्होंने कुछ चीज़ें उस वक्त के लोगों की सहूलत के लिए ईजाद की हैं। डबल कैमरा को एक साथ स्विच कराना जो है, एक ज़माने में वो मशीनों से भी नहीं हुआ करती थी, शायद हो सकता है कि PTV में किसी ज़माने में हुआ करती हो, उसको अपने अंदाज में, एक देसी अंदाज में मैनुअली कन्वर्ट करना जो है ना, ये उन्होंने अपने तौर पर अपने स्टूडियो में नस्ब की थी। खारादर की मैं बात कर रहा हूँ, और नो डाउट किस पाए के और किस आला पाए के प्रेस और जो है ना सरकारी प्रोटोकॉल के साथ फोटोग्राफर थे। वो फोटोग्राफी का शौक भी आपके अंदर जो है वो मौजूद रहा किसी न किसी अंदाज में, और आपने इसमें भी ताले आजमाई की है? जी, इसमें भी मैंने हम गए हुए थे पाकिस्तान टूर पे। जी। तो पाकिस्तान टूर पे फोटोग्राफी हम वहाँ, उससे पहले भी मैं कर रहा था, लेकिन वहाँ भी मैंने फोटोग्राफी की। वहाँ सीनरी, हाँ, वहाँ सीनरी होती है और वहाँ अलग ही पिक्चर्स आ रही होती हैं, तो वहाँ भी मैंने फोटोग्राफी की थी। फिर जब हम वापसी आए तो कुछ महीनों बाद एक कॉम्पिटिशन आया संबारा आर्ट गैलरी में, वहाँ पे फोटोग्राफी का मतलब वो था, आपने अपने फनपारे भेजने थे? जी, वहाँ पे हमने सबमिशन भेजनी थी, उधर हमने भेजा तो उसमें से मेरी एक फोटोग्राफी सेलेक्ट हो गई। अच्छा। और वहाँ पे एग्जीबिशन था फोटोग्राफी का, और सारे बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के साथ मेरी भी पिक्चर लगी हुई थी, मुझे इनवाइट किया गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा वो भी हमारा। तो देखिए, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। आप मतलब एक शख्स जो है वो घूमने के लिए या सैर व तफरी के लिए पाकिस्तान टूर पर जाता है, वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लेके किस एंगल से ने वो तस्वीर ली होगी
कि ये एक आर्ट गैलरी का हिस्सा बनी, एक आर्ट कंपटीशन का हिस्सा बनी और बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के साथ हमारे इस नौजवान सुनैन गाडित की जो है ना वो तस्वीर लगी, तो ये हम सब के लिए फ़ख्र है। यू बी प्राउड ऑफ यू यार। हमें आज का जो ये प्रोग्राम है हम शाह सुनैन गाडित के नाम करते हैं कि जिन्होंने इतनी कामयाबियाँ इस छोटी सी उम्र में हासिल की हैं। दुनिया अभी बाकी है और AI तो एक आपको पता है एक रेवोल्यूशन है दुनिया के अंदर। तो आगामी दिनों में शाह सुनैन से मजीद गुफ्तगू भी होती रहेगी और हम और बच्चों को भी रोल मॉडल तौर पे एज एन रोल मॉडल जो है आपको पेश भी करेंगे। थोड़ी सी बात क्योंकि अब्बू आए हैं हमारे साथ, तो अखिल साहब फिर यकीनी तौर पर इनकी एक तवील फहरिस्त है। अखिल भाई मैं पहले तो ये पूछूंगा कि डायलिसिस डिपार्टमेंट के आप चेयरमैन हैं, आप जो है ट्रेजरर हैं, आप जो है KMSC की मैनेजिंग कमेटी के रुकन हैं, वोकेशनल सेंटर को आपने बिल्ड किया है और आप कोशिश कर रहे हैं कि ये आगे से आगे चलता रहे। आपका जो ये सेंटर है शादी मदद में आप हैं और राइट हैंड है। आप अपना काम कब करते हैं, कितना वक्त मिलता है? मैं कह रहा हूँ नो डाउट कि ये इतनी सारी सर्विसेज को एक साथ और इतनी कामयाबी के साथ हाजी उस्मान परदेसी साहब आप जैसे लोगों पर रश करते हैं और फ़ख्र करते हैं, तो यकीनी तौर पर ये तो अल्लाह के काम अल्लाह करता है, ये तो मुझे पता है। बंदे के तो सिर्फ हाथ होते हैं, काम तो अल्लाह हमसे करवा रहा होता है और अल्लाह ताला किसी को चुन लेता है इंसानी खिदमत के लिए। तो ये इससे करोड़ों अरबों लोगों में से अगर चंद लोगों को चुन के इंसानी खिदमत पर लगाता है तो ये इसका करम है और हमारा फ़ख्र है। लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट में मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप किस अंदाज से आगे बढ़ते हैं। तब भाई ये सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा है, कई लोगों मुझे पूछते हैं यार अकील तुम किस तरह से मैनेज करते हो, तुम बिजनेस भी कर रहे हो अपना, बच्चों को भी जो भी बिजनेस तुम्हारे हैं, इंटीरियर भी कर रहे हो, चश्मे की दुकान भी तुम चला रहे हो, फिर ये भी और जमात में हॉस्पिटल में 3 जगहों पर किस तरह करते हो। मैं कहा यार मुझे यकीन करें मुझे आज तक खुद समझ में नहीं आया ये किस तरह से मैनेज होता है। ये सब अल्लाह की मदद आती है। ज़रा हम अब किसी का काम करते हैं, गरीबों का काम के निकलते हैं, आप एक कदम बढ़ाएं अल्लाह आपके रास्ते खोलते चले जाते हैं। तो यही मेरे साथ भी है और सारे काम प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, होते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर मैं हूँ नहीं भी हूँ तभी भी होते रहेंगे। दुबई इंटीरियर डिज़ाइन आपका एक बड़ा ब्रांड भी है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से आप आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं कि इसका मतलब है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है और नाज़रीन कराम बिना टीम के ये हो नहीं सकता। तो ये एक बहुत अच्छे टीम बिल्डर जो है ना हमारे सामने, आपने शायद टीम ऐसी बना ली है कि अब किसी जगह पर आपका फोकस थोड़ा कम भी हो तो वो काम जो है वो कुदरती तौर पर हो जाता है। क्या आप समझते हैं कि आपकी टीम पावर जो है, टीम बिल्डिंग जो है ना आपका, ये बड़ा खासा है? ऐसा ही ऐसा ही ऐसा बिल्कुल ऐसा पूरी टीम हमारे पास है जो काम कर रहे होते हैं। सारा फोन कॉल पे, आजकल तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आपने देख लिया काम हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपने गाइडेंस दे दी, वो काम हो जाता है। इससे ज़रा हॉस्पिटल में भी जब मैं 2017 में मुझे डायलिसिस डिपार्टमेंट चेयरमैन बनाया गया था तो उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कंप्यूटराइज वगैरह कुछ मैनुअल वहाँ सारा काम सिस्टम था। तो मैंने 2-3 महीने कंटिन्यू मैं वहाँ पे गया हूँ और सारे जितने भी पेशेंट तब तक मैं 80 पेशेंट हैं वहाँ पे डायलिसिस डिपार्टमेंट में जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस करते हैं। 99% फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ लोग हैं जो चंद पैसे देते हैं, बाकी तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जिक्र किया कि आपको 8-10 साल 12 साल पहले जो है आप तकरीबन डायलिसिस सेंटर के हेड बने। 2017 जी 17 तकरीबन 10 साल के करीब ऐसा हो गया, 8-10 साल। इन 8-10 सालों में जो चेंजेस आई हैं, मैं आप जब गए उस डायलिसिस सेंटर के हेड बनने के लिए और आज का डायलिसिस सेंटर, क्या तब्दीली रूनुमा हुई है अब तक की? उसमें भी कुछ थोड़ा सा वो है, इसमें थोड़ी स्टोरी छोटी सी है। हाँ प्लीज। कि डायलिसिस डिपार्टमेंट में मैं अपनी वालदा को लेके जाता था। मेरी वालदा की जो ना किडनी फेल हो गई थी। 7 साल में अपनी वालदा को वो कुतियान हॉस्पिटल में डायलिसिस डिपार्टमेंट में लेके गया हूँ जब मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो मैं वो देखता था चीज़ें कि यार ये चीज़ें जो है ना इसमें काम होना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, ये स्कोर अच्छा करना चाहिए। तो मैं बहुत फुदकता था कि यार कोई कहीं ना कहीं से मुझे मिल जाए या मुझे कोई ऐसा वर्कर मुझे बना लिया जाए कि यार ये मैं छोटा सा काम जो मैं बताऊँ आपको वो आप कर दे वो काम। तो हारून पहला उस वक्त वहाँ हुआ करते थे तो मैं उनको जाता था, मैं उनको मामू बोलता हूँ, मामू यार ये डायलिसिस डिपार्टमेंट ये मसले मसाले हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हमको सही करना पड़ेगा, तो आप मुझे कोई ऐसा छोटा सा कोई वॉलंटरी बना ले कि मैं आपको आके बताऊँ भाई ये प्रॉब्लम्स हैं। तो वो बोलते यार तू तो यहाँ का चेयरमैन है, तू फिक्र ही नहीं कर, तू ये कुर्सी तेरी है। अच्छा क्या बात है। तो बस वो बोलते थे और फिर काम भी हो जाते थे, लेकिन वो मुझे ये बोलते जरूर थे कि यार ये कुर्सी तेरी है, तू चेयरमैन है यहाँ का। और फिर काफ़ी पुरानी बात है। फिर इसके बाद वो बाद वक्त गुजरा था क्या, फिर मेरी मम्मी का डेथ हो गई। इसके बाद फिर मेरी एक कोशिश थी कि या तो मैं किसी मकाम पे पहुंच जाऊं कि मैं इसको डेवलप करूं या मैं कुछ भी करूं, किस तरीके से ये काम हो जाए, किस अंदाज में ये खिदमत को जारी रखूं। 2017 में जब हाई समझ हॉस्पिटल में जो है इंटर हुए तो उन्होंने मुझे बुलाया, आप जो है ना अकील तुम जो है ना ये अपना डायलिसिस डिपार्टमेंट संभाल लो और 2-3 चीज़ें और दी कि ये भी संभालो, ये भी संभालो, ये भी संभालो, थैलेसीमिया संभाल लो, OT संभाल लो। तो मैंने कहा कि उस वक्त मीटिंग थी बड़ी, मैंने कहा ठीक है सब।
फिर उसके बाद जब मीटिंग खत्म होने आया, तब मुझे सिर्फ डायलिसिस डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे ये दे दो। तो वहाँ से फिर बोला क्या करना, मैंने कहा हाँ मुझे ये बनाना। फिर उसमें उन्होंने बोला ठीक है तू संभाल ले। तो ये भी कर, मैं नहीं, सिर्फ एक चीज़ करूँगा जो मैं टाइम दे सकता हूँ, वो काम मैं करूँगा। और वो दिन है, और नो डाउट मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, लेकिन डायलिसिस में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। लेकिन हमने सुना है कि आपका फैमिली एक्सपीरियंस किसी भी किस्म का हो, क्योंकि इनकी वालदा मोहतरमा को डायलिसिस का आर्जा था और डायलिसिस की ज़रूरत थी, उन्होंने इसको सिर्फ अपनी फैमिली की हद तक महदूद नहीं रखा, और बहुत सारी माओं को ज़रूरत थी किसी ऐसे डायलिसिस सेंटर की जिसमें कोई कमी बेशी ना हो, और अगर है तो उससे दूर करने के लिए ऐसे लोग भी मौजूद हों। तो इन्होंने अपने उस फैमिली एक्सपीरियंस को, अल्लाह पाक इनकी वालदा को गरीक रहमत करे और उन्हें आला दर्जात दे, सदका जारिया है ऐसे बच्चे जो उस बीमारी की वजह से दूसरी माओं को इन बीमारियों से और उन आसानियों पहुंचाने के लिए इस इदारे को संभाल रहे हैं। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या तब्दीलियाँ करने का अज़म लिया था और कितनी हद तक अकील भाई इसमें कामयाब भी हुए। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होती हैं, रमज़ान घराने के सिलसिले को जारी रखते हैं। खुशामदीद नाज़रीन रमज़ान घराना में, और हमारे साथ इंतहाई काबिल बाप बेटा आज के इस घराना सेगमेंट का हिस्सा बने हुए हैं। और अकील गाजी साहब से बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू पर मैं मौजूद था कि डायलिसिस सेंटर का क़याम तो हो चुका था, लेकिन उसमें जो भी तब्दीलियाँ रूनुमा करना चाहता था अकील गालिद, क्या अकील गालिद को वो फ्री हैंड मिला जमात की तरफ से, और वो जो करना चाहते थे, जो ख्वाब देखा था, उसमें कितनी हद तक अकील गालिद कामयाब हुए? डायलिसिस डिपार्टमेंट में काफ़ी काम की ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 17 साल हो चुके थे वो चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक नया ज़माना, नया दौर, नई चीज़ें, हर चीज़ हम जो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है उसके साथ हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो मेरे जहन में चीज़ें थी, तो मैंने हाजी समद परदेसी हमारे सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि अकील तुझे जो करना है, जिस तरह से चाहे, जिस तरह तुझे बनाना तो बना, तेरे पास सारा पावर, तेरे सारा इख्तियार है, सारा इख्तियार दे दिया। फिर इसको मैंने पूरा इसको रेनोवेट किया, इसमें मार्बल थे, इसको टाइल्स लगवाए, फॉल सीलिंग वगैरह, पाइपलाइनें कुछ ख़राब हो गई थी, सारी फूड ग्रेड 17 फूड ग्रेड पाइप्स उन्होंने मैंने इंस्टॉल करवाए, वॉल्स सारे जो है ना, वो जारी बात है 17 साल हो चुके थे उन चीज़ों को, वो सही ड्रेनिंग बेड सारी पूरा टोटली बिल्कुल रेनोवेशन पूरा कर दिया। सीधा जैसे टीवी रखा हुआ था एक डब्बा जो पहले हमारा चलता था, अब जारी बात है दौर चेंज, अब वो LCD का ज़माना है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हमने
नए दौर में लेके आए। कितने पेशेंट का एट ए टाइम डायलिसिस हो सकता है, कितनी मशीनें हैं? हमारे पास तकरीबन 10 मशीनें हैं और 12 मशीनें हमारे पास। 12 पेशेंट एक साथ डायलिसिस का तकरीबन 4 घंटे का प्रोसेस होता है। और 4 घंटे तो एक दिन में या एक माह में कोई अंदाजा है अकील साहब के कितने लोग जो है इससे मुस्तफीद? हमारे पास तकरीबन 80 के करीब पेशेंट मेरे पास हैं जो रजिस्टर्ड है। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक शिफ्ट में तकरीबन 12 लोग एक साथ होते हैं। 4 घंटे की हमारी एक शिफ्ट होती है। फिर 4 घंटे के बाद 1 घंटा हम लोग इसको मशीन को रिफाइन करने के लिए, साफ करने के लिए प्रोसीजर होता है टेक्निकली, वो 1 घंटा देते हैं उनको। फिर दोबारा से 4 घंटे लगते हैं। इस तरह हमारी 3 शिफ्ट अभी हमारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपने 80 पेशेंट रजिस्टर्ड की बात की है, कितना ये एक महंगा तरीन प्रोसेस है। बहुत। आप जनरल अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं तो, और आपने बताया कि आपका 90% से ज़्यादा जो है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कैसे मैनेज होता है ये नंबर 1? और एक आम हॉस्पिटल में और आपके हॉस्पिटल में क्या रेशो है पेशेंट का फ्लो? हम लोग इस वक्त पर डायलिसिस 3000 रुपये चार्ज करना। फर्स्ट डायलिसिस जो होता है, जो नया बंदा आता है तो फर्स्ट डायलिसिस 3000 रुपये का होता है। उसके बाद फिर 2000 रुपये चार्ज करते हैं। और ये हम लोग मतलब कराची का मैं कह रहा हूँ शायद हम लोग अंडर कॉस्ट उनसे लेते हैं जो दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब मतलब हमारा रेट फिक्स है इस तरह का, कोई अगर आया जो अफोर्डेबल वो देता है तो वो 2000 रुपये देगा। ठीक है। और ये हम लोग अंडर कॉस्ट है अभी भी। समझ रहा हूँ बिल्कुल। इसमें कोई कितना, वही मैं कह रहा हूँ कि कितना बजट है, कितना खर्च करना पड़ता है आपको, कहीं और अगेंस्ट में इसके आता है? आप कहीं और अगर चले जाएं किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में तो कम से कम जो 7000 रुपये, 9000 रुपये, 8000 पर शिफ्ट के एक डायलिसिस के होते हैं। इसके अलावा इस पर इंजेक्शन लगते हैं क्योंकि ब्लड की इसमें कमी हो जाती है। खून जो है ना लगाना पड़ता है, खून भी लगता है। इसके अलावा इंजेक्शन लगते हैं इसमें ताकि खून की कमी ना हो। मतलब समझ लें कि 70-80 हज़ार रुपये एक बंदे का खर्चा है 1 महीने का, जो कि इस दौर में अगर कोई लाख रुपए भी कमा रहा है या 2 लाख भी कमाता है वो नहीं कर सकता। 70-80 हज़ार रुपये, 70-80 हज़ार रुपये नाज़रीन कराम एक के लिए कोई हफ्ते में 2 मरतबा, कोई हफ्ते में 3 मरतबा। ये सारे प्रोसेस को कितना आसान बना दिया KMA मेडिकल बोर्ड ने और इनके डायलिसिस सेंटर ने और अकील गाजी साहब ने, कि शायद आज मैं कहता हूँ कि आज के दिन में ऐसे लोग जो है ना फरिश्ता सिफत लोग हैं जिनकी जो इतनी आसानियाँ इस मर्ज़ में, किसी भी घर में कोई छोटी सी परेशानी या मर्ज़ भी अगर किसी को लाक हो जाता है तो वो पूरा घराना परेशान होता है। लेकिन ये डायलिसिस का मर्ज़ जिसमें कहते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई हल नहीं है इसको लाइफ टाइम जो है वो डायलिसिस पे रहना पड़ता है। क्या ये बात सही है कि अगर किसी का डायलिसिस किसी भी वजह से हुआ है तो इसके बाद रिकवरी के चांसेस इतने ही हैं कि आपने डायलिसिस तो मुस्तकिल कर रखना है, या ऐसे पेशेंट कोई आपकी नज़र में गुजरे कि डायलिसिस के बाद जो है वो फिर इनको डायलिसिस की जरूरत ना पड़े? रुक गया। बिल्कुल ऐसा होता है। बाद वक्त ऐसा होता है कि किडनी दोबारा से फंक्शन हो जाती है। तो कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं कि बिल्कुल ठीक हो गए, कुछ ऐसे हैं कि 1-2 साल इनको ज़रूरत नहीं पड़ी, 2 साल नहीं पड़ी, फिर दोबारा से इनकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने बदपरहेजी की तो दोबारा से इनको ज़रूरत पड़ी। इस मामले में अहमद चुनाई साहब हमारे जो मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन हैं, सलीम रूमी हमारे वाइस चेयरमैन हैं, बहुत सपोर्टिव है हमारे लिए। कोई भी काम होता है किसी भी किस्म का तो वो कहता है अकील डोंट वरी, आपको जो करना है आप बिल्कुल अपने हिसाब से करें। अहमद चुनाई साहब और सलीम रूमी साहब दोनों ही कदावर शख्सियात हैं कम्युनिटी की और सोशल सेक्टर की सितारा इम्तियाज़ जो है वो अहमद चुनाई साहब हम सब के लिए बाइज़ फ़ख्र हैं। बिल्कुल। सर वोकेशनल सेंटर की थोड़ी सी बात कर लूँ मैं आपको, क्योंकि इतने सारे आपके पोर्टफोलियो हैं तो मैं ऐसा ना हो कि मेरा प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाए और अगले गाजी साहब से मैं बगैर तशनी के लिए ही कुछ सवाल किए बिना इनको जाने दूँ। वोकेशनल सेंटर में किन किन शोबों में काम कर रहे हैं और किस हद तक कामयाब हुए बच्चियों को उस वोकेशनल सेंटर में आप अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे? वोकेशनल सेंटर में जो है ये भी काफ़ी 2017 या 2016 में शायद आई समूह परदेसी ने पहले यहाँ पे डिस्पेंसरी हुआ करती, किसी ज़माने में हुआ करती कुत्तियान डिस्पेंसरी, वो काफ़ी सालों से भी बंद थी। तो आई साहब ने कहा कि इसको कुछ ना कुछ हम यूज़ करें तो यहाँ पे सेंटर खोला के वो अभी इस वक्त हमारे पास जो है ना वहाँ पे मेहंदी सिखा रहे हैं बच्चियों को। मेहंदी का कोर्स इस तरह से करवाने के बच्चियाँ सीख कर अपने घर में बैठ के मेहंदी लगाएं और अपना रोज़गार कमाएं। बिल्कुल। इसके अलावा ब्यूटिशियन का कोर्स करवा रहे हैं। ब्यूटिशियन में ये एक एडवांस कोर्स है, बेसिक है, सारी चीज़ें मतलब अच्छे किस्म का जो होता है ना एक सलून उस तरह का ऊपर बना हुआ हमारा, बिल्कुल VIP का वेल इक्विपमेंट। तो उसमें भी ये कि बच्चे सीख के घर में अपने जो है ना वो दुल्हन वगैरह तैयार करना है वो करना, अपना रोजगार घर में कर सके, वो काम हमने करने की कोशिश की कि बच्चियाँ घर में बैठ के काम कर लें। अच्छा, एक बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है कम्युनिटी का भी, और बल्कि मैं ज़ाती हैसियत में तो इसे हमारा प्लस पॉइंट समझता हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कुछ ख़वातीन और नाजरीन के दरमियान जो सुनने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो नॉन मेमन कम्युनिटी के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि मेमन कम्युनिटी के तमाम सर्विसेज जो है ना सिर्फ और सिर्फ मेमन बरादरी के लिए होती हैं। आपके इस वोकेशनल सेंटर में, आपके इस डायलिसिस सेंटर में
मेमन बरादरी ही को आप केयर टेकर करते हैं या इसके अलावा भी और कम्युनिटी भी? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी आ जाए हमारे पास, कोतियाने वाला आ जाए या किसी भी और बरादरी से आ जाए, या मेमन ना हो, इवन के मुसलमान ना हो, ऐसा नहीं है कि हमसे मेमन हो। जो भी अभी हमारे पास एक रिसेंटली एक कोई एसोसिएशन आई है, वो हिंदू कोई है, तो उन्होंने हमसे कोलैबोरेशन किया और तकरीबन 25 के करीब बच्चे उन्होंने अभी उन्होंने हमारे इदारे में भेजी है उन्होंने, तो हम इनको भी फैसिलिटी सेंटर में। बिल्कुल। नाज़रीन कराम, मैं इसे बताने की जरूरत है कि क्योंकि हमारा ओल्ड सिटी एरिया खड़ादर का जो है वो मिक्स एंड मैच है, वहाँ पे कई कम्युनिटीज़ आबाद हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग हैं, वहाँ मेमन कम्युनिटी बहुत कम तादाद में आबाद है। उन इलाकों के अंदर सराउंडिंग और वेसिनिटी के अंदर रहते हुए तमाम लोगों को बिला तफरीक रंग और नस्ल और मजहब, बिल्कुल, अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, मेडिकल के शोबे में अलग, वोकेशनल सेंटर में अलग, जहाँ ये बता रहे हैं कि एक NGO जिसका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, वो भी आके आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं और अपनी बच्चियों को यहाँ भेज रहे हैं। तो ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी हमारा जो इंटरेक्शन जो है ना, यही मुल्क को आगे ले जाएगा और हमारे दरमियान ये जो तफरीक है ना, इसको कम करने में बेइंतहा मदद मिलेगी। शादी मदद आप के भी आप हेड हैं और नो डाउट ये हमारी कम्युनिटी में कमो बेश तमाम ही जमातें जो है ना वो बहुत अच्छे से कर रही हैं और ये एक अहम तरीन सेगमेंट है। जी बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात बंद मुट्ठी जिसे कहते हैं कि राजदारी जो है ना, ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है। ऐसे ही आपके मजबूत दिल वाले, दिलो दिमाग वाले लोग, मजबूत पेट वाले लोग जिसे कहते हैं ना, इन्हीं को ये काम दिया जाता है और सीनियर लोगों को ये काम दिया जाता है क्योंकि इसमें किसी की थोड़ी सी भी बारीकी या लीकेज जो है वो किसी घराने को तबाह और बर्बाद कर सकती है। तो पहले तो ये बताइए कि आपका कोई क्राइटेरिया है इसका कम्युनिटी के लिए, यकीन तो ये सर्विसेज कम्युनिटी के लिए होती है हर जगह पर, क्योंकि ये बड़ा महंगा सब्जेक्ट होता है। तो इसको आप किस लेवल की जो है ना, किस लेवल की मदद आप शादियों में करते हैं? शादी में ये कि हमारे पास जिस तरह अगर दोनों कुतियाने वाला है, मेमन है, तो उनके लिए एक अलग बजट मुख्तस किया हुआ है। अगर आदमी कुतियाने का है और बीवी जो है वो दूसरी बरादरी की है, उसके लिए एक अलग बजट है। इस तरह से मिक्स एंड मैच काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि औरत कुतियाने वाली है, आदमी किसी और कम्युनिटी का है, तो उसके लिए एक अलग बजट है, डिफरेंस है, पूरा एक बना हुआ है हमारा, उस हिसाब से हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। इसमें फर्नीचर से लेके दीगर तमाम चीज़ों तक ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं या मतलब कुछ चीज़ें एक मखसूस अमाउंट दिया जाता है, आपने स्लैब बनाया, अमाउंट पे स्लैब बनाया हुआ, उसी अंदाज से उसको मदद की जाती है। जी जी। अच्छा, अब लास्ट एंड फाइनल कुछ सवाल ऐसे करूँगा मैं आपसे कि कुतियाना मेमन एसोसिएशन एक अरसे से पुरानी तरीन और बड़ी जमातों में से है कि जिसमें कहता हूँ कि मेमन कम्युनिटी को जो अहबाब ज़्यादा करीब से नहीं जानते कि कुतियाना मेमन जमात जो है, कुतियाना मेमन एसोसिएशन जिसे नाम दिया गया है, ये बहुत बड़ी जमातों में से एक है मेमन कम्युनिटी की और ज़्यादातर इनकी आबादगारी भी उसी लोअर सिटी एरिया खारादर से हुई है। पर वहीं से माइग्रेट होते हुए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कुतियाना मेमन एसोसिएशन के लोग, कुतियाना बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपना मुनफरिद मकाम बनाए हुए हैं। हालिया दिनों में हाजी उस्मान परदेसी साहब, मैं तो कह रहा हूँ कायदे थैलेसीमिया हम सब, बेशक बाबा थैलेसीमिया कहते हैं, हाँ। और जिस अंदाज से इन्होंने खिदमत का जज्बा लेकर आप जैसे और दीगर लोगों की जो एक्सपर्टीज़ है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले तो ये मुझे बताइए कि आपने तमाम सुदूर के साथ काम भी किया है, अब हर वक्त के साथ साथ ज़रूरतें तब्दील हो जाती हैं और हाजी साहब का एक सबसे बड़ा जो तुरा इम्तियाज़ है कि वो फ्री हैंड देते हैं, स्पेस बहुत बड़ा देते हैं। कैसे देखते हैं हाजी उस्मान परदेसी साहब की इन कोशिशों को? मैं तकरीबन 30 साल से सोशल वर्किंग कर रहा हूँ। 30 साल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी लोगों के साथ काम किया, आई समझ के साथ भी काम किया। वो तो उन्हीं का पैनल अभी चल रहा है, फ़ख्र कुतियाना का जो नाम है उनका, उन्हीं का पैनल है। हाजी उस्मान के साथ काम करते हुए मुझे कोई किस्म की कोई परेशानी नहीं है। वो कभी उन्होंने आके मुझे नहीं पूछा कि तूने ये क्या किया, या कभी यूँ नहीं कहा कि अकील भाई ये फ़ाइल है इसको कर दो। जब तक मेरे क्राइटेरिया में बात नहीं आएगी या मेरा फाइल का पूरा पेज नहीं भरेगा, जब तक मैं फाइल को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो हाजी साहब ने कभी भी मुझे इस तरह नहीं कहा कि ये करना है, अकील तुझे सही लगता है तो तू कर, नहीं लगता तो मेरी बात तुझे नहीं माननी है, फाइल देख के बात कर, ना कर। इन्फ्लुएंस जो है वो कभी भी कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि भाई अकील तू ये कर दे या क्या है क्या नहीं। जब तक मैं मुतमईन नहीं होऊंगा मैं फाइल आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अच्छा, एक और बड़ी चीज़, और जितना वक्त आप दे रहे हैं ना, अगर सोशल हवाले से देखा जाए तो वॉलंटियर्स कॉप्स के भी आप वैसे तो ट्रेजरर भी हैं, वॉलंटियर्स का आप समझते हैं कि जिस तेज़ी से एक ज़माने में वॉलंटियर्स सोशल वर्क की तरफ, जमातों की तरफ राग़िब होते थे, शायद वो रफ्तार अब थोड़ी सी कम हो गई है? बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल इस वक्त मैं देख रहा हूँ ना कि लोग आने के लिए जमात में तैयार इतनी आसानी से नहीं हो रहे। सही बात है। बहुत ज़्यादा
तो इसमें ये थोड़ा यूथ की ज़रूरत है। अभी आगे जो काम आने वाला है, टाइम आएगा, सारे यूथ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सही। कि जो टेक्नोलॉजी यूथ को पता है ज़रा वो हमें भी नहीं पता है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए कि यूथ का होना बहुत ज़रूरी है। और हाई साहब ने काफ़ी अभी जो है ना यंग लड़कों को लेने की जो है ना उठानी हुई है कि इंशाल्लाह यूथ को आगे बढ़ाना है। क्या बात है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हाजी उस्मान परदेसी साहब हमेशा से जो है वो यूथ के सेगमेंट को हमेशा से अवलियत देते हैं और नौजवानों में बड़े मशहूर भी हैं और बड़े चाह से वो नौजवानों की महफिलों में बैठते भी हैं और नौजवानों को गाइड भी करते हैं। कल ही मैं गुफ्तगू कर रहा था, हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इरफान डेडी जो बड़े अच्छे यूथ एक्टिविस्ट भी रहे हैं, मैं कहूँगा कि अगर जमातों में यूथ को आगे लाना है तो स्पोर्ट्स बहुत बड़ा ज़रिया होता है। और इसमें कुतियाना चैम्पियंस लीग, इससे पहले कुछ टूर्नामेंट हुए भी हैं, अभी दोबारा से कुछ प्लानिंग हो रही है इसकी। तो मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स वो वाहिद ज़रिया है कि नौजवानों को जमात के करीब लाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल इरफान डेडी इस वक्त जो काम कर रहा है स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह वो आगे प्लान कर रहा है। दूसरा तीसरा मेरा होने वाला इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इंशाल्लाह प्लान है, तो वो आएंगे तो वो आपको बताएंगे। रमज़ान के बाद कुछ और जितने भी कुतियाना मेमन एसोसिएशन के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो सब तैयार हैं। रमज़ान के बाद एक बड़ा और आलीशान टूर्नामेंट होने वाला है, जिससे पहले 2 सीज़न हो चुके हैं, तीसरा सीज़न फाइनली। मैं अब मेरा साथी, मेरा दोस्त जिनसे मैं खुद बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ और मैं बड़ा काम लेने वाला हूँ, शाह सुनैन, तो आज मुझे बड़ा टैलेंटेड बच्चा वैसे ही मिल गया है। मीडिया में तो इन जैसे नौजवानों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। शाह सुनैन, क्या इरादे हैं आगे? कोई ऐसा कोई गोल बनाया हो शाह सुनैन ने कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है? अभी तो ज़िंदगी, अभी तो आगाज़ है ज़िंदगी, आगाज़ सफ़र है, आगे बहुत बड़ी डेस्टिनी आपका इंतज़ार कर रही है। कहाँ तक जाने का इरादा है शाह सुनैन? मैंने 3D एनिमेशन में मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया है। काम भी 3D एनिमेशन का कर रहा हूँ। 3D एनिमेशन में मतलब मुझे स्टूडियो का मतलब एक शुरू करना है कि मतलब प्रॉपर 3D एनिमेशन का काम पाकिस्तान में जहाँ पे हो रहा हो। क्योंकि पाकिस्तान में 3D एनिमेशन का काम थोड़ा कम हो रहा है, इतने ज़्यादा आगे अब तक पहुँचा नहीं है, हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। तो उसकी मेरी एक गोल है कि पाकिस्तान में 3D एनिमेशन को आगे लेके 3D एनिमेशन में जिसमें कार्टून्स बनते हैं, कार्टून भी आते हैं, VFX भी आते हैं, एनिमेशंस आती हैं, VFX CGI कार्टून भी आते हैं। बहुत बड़ी फील्ड है ये, बहुत छोटी फील्ड नहीं है। मैं आज नहीं ये ऑफर करता हूँ कि दी मेमन टीवी HD का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। हमारा ऑफिस, हमारी जितनी एक्सपर्टीज़, हमारे जितनी भी चीज़ें यहाँ हैं वो हाजिर हैं। शाह सुनैन इन जैसे और कामयाब लोगों के लिए वो आएँ, अपने आप को यहाँ इक्विप करें। आपको यहाँ पे विजुअल से लेके ऑडियो की तमाम सहूलतें मैसर आएंगी। आप अपने छोटे छोटे स्क्रिप्ट बनाएं और यहीं से आप ऑन एयर भी करें हमारे ही चैनल से। इसमें उर्दू, मेमन, जिस ज़बान में आप चाहें इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारी ये प्लेटफॉर्म इन्हीं नौजवानों के लिए है ताकि उनको हम आगे बढ़ाएं और ये ना सिर्फ कम्युनिटी में बल्कि दुनिया में कम्युनिटी का और अपने वालिदैन का नाम ऊंचा कर सकें। ये टैलेंट आपके लिए हमेशा से हाजिर रहेगा। और दी मेमन टीवी आज मैं कमिट करता हूँ आपसे कि आप जैसे और दीगर तमाम नौजवानों के लिए हमेशा से किसी न किसी अंदाज में शामिल रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। अब फाइनल वर्ड्स में आपसे लेना चाहूँगा कि जिस अंदाज से जो जर्नी आपकी रही है, मतलब इसका कोई मैच नहीं है। और नो डाउट कि अकील गादी जैसे लोग जब तक भी किसी भी कम्युनिटी में हैं उनको किसी न किसी अंदाज में फ़ायदा मिलता रहेगा और आपके वसीले से आपके बहुत सारे ज़रूरतमंद दोस्तों को भी फ़ायदा मिलता रहेगा। फाइनली, जिस तेज़ी से आप और जिस लगन के साथ आप काम कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर, हमारी दी मेमन टीवी HD की टीम जो आप देख रहे हैं, अली गोडिल साहब हमारे CEO की क़यादत में इसी अंदाज से आगे बढ़ती है। और आपसे और कुतियाना मेमन एसोसिएशन के दी मेमन टीवी HD का बड़ा गहरा राब्ता भी है। कैसे देखते हैं दी मेमन टीवी HD की इस ट्रांसमिशन को और हमारी कोशिशों को और अली गोडिल साहब के जुनून को? मैंने माशाल्लाह दी मेमन टीवी HD जो है इस वक्त जो सेट आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेट, और मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह जो ट्रांसमिशन चल रहा है आपका पहले रोज शुरू से ही माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और अली गोडिल को मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत कम वक्त में यूँ निकल के सामने आया है और माशाल्लाह छा गया हर जगह। मैं तो वाकई इसका मतलब एक फ़ैन हूँ कि मतलब बहुत जब भी मिलता है इतनी इज्जत से, इतनी मोहब्बत से कि मतलब छोटा बच्चा को मिलता हूँ आपसे इस तरह से मुलाकात करता। क्या बात है, माशाल्लाह पाक उसको इज्जत दे और इसको आपकी जो काविश है, आपकी मेहनत है, माशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे इसमें और आप इससे बड़ा इंशाल्लाह सेट बने। आमीन। बिल्कुल नाज़रीन कराम, बिल्कुल सही कहा अखिल भाई ने कि इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। आप अगर किसी की रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट खुद ब खुद मिलती चली जाएगी, कोई आपको देना चाहे या देना चाहे। इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ आज की हमारी इस रमज़ान घराना की ट्रांसमिशन का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले रमज़ान घराना में किसी और घराने के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। इस वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान।
रब